नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो 10th की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 वो मंडलीकृत विश्व का बनना, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने भूमंडलीकरण की जो परिभाषा थी कि इस भूमंडलीकरण किसे कहा जाता है और किस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर जो आज के वर्तमान दौर के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यापारिक दुनिया से शुरू होती हुई, क्योंकि शुरुआत में व्यापार के माध्यम से ही लोगों का जो अस्तित्व है वो एक दूसरे के देशों के साथ जो जुड़ाव है वो शुरू हुआ था। और उसी के अंतर्गत जो भोजन की व्यवस्था थी, मुख्य जो एक हम खाद्य पदार्थ मान सकते हैं कि जीवन यापन करने के लिए, उसके अंतर्गत एक खेती या खाद्य पदार्थों की शुरुआत हुई थी। और जब लोगों का आना जाना एक दूसरे के साथ या देशों या व्यापारिक संबंध बने थे तो कुछ बीमारियां, कुछ युद्ध भी उनके साथ देखे जा सकते थे। तो ये जो सभी कुछ डिस्कशन था वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन है वो कर लिया है। तो आज हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंदर खास करके 1815 से लेकर उसके बाद की जो विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ था, किस तरीके से जो एक भूमंडलीकरण व्यवस्था की वजह से देशों का व्यापारिक या दूसरे देशों का आपसी जो मेल मिलाप है वो एक इस तरीके से चला गया, जिसके अंतर्गत पूरी विश्व व्यवस्था थी, जो व्यापारिक स्तर था वो लोगों का जुड़ाव है वो बेहतर हो पाया। और इसी के अंतर्गत जो कुछ व्यापारिक स्तर के मामले में कुछ तकनीकी की भूमिका भी देखी जा सकती है कि किस तरीके से आज हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य ले ली जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का काफ़ी हद तक इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। और किस तरीके से 19वीं शताब्दी के अंदर जो देशों के द्वारा, कुछ शक्तिशाली देशों के द्वारा अन्य कमज़ोर राष्ट्रों को जो उपनिवेशवाद की जो रिलेशन था वो संबंध स्थापित है वो कर लिया था, यानी कि गुलामी की जो व्यवस्था थी वो अपना ली गई थी शक्तिशाली देशों के द्वारा कमज़ोर देशों के ऊपर आक्रमण करके या उनको विजित करके। तो इसी के ही अंतर्गत हमारा आज का वीडियो ये शुरू होता है कि 19वीं सदी में दुनिया में तेज़ी से बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी कारकों से पूरे समाज की काया पलट कर दी थी और विदेशी संबंधों के नए ढर्रे में ढाल दिया था। अब जिस तरीके से लोगों के साथ आपसी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो उनके संबंध थे, जितने ज़्यादा दो देशों के साथ जो रिलेशन था वो कायम, समाजों की जो व्यवस्था थी वो बनाई गई, आपसी में रिलेशन वो बनाई गई, उसकी वजह से एक विश्व व्यवस्था के अंदर एक नई जो व्यवस्था थी वो कायम कर दी थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक देश के द्वारा दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन बनाने के लिए रिश्ते है वो अपना लिए गए थे। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम प्रवाह का होता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के लागू में निवेश है वो किया जाता है। तो मुख्य तौर पर अर्थशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक विकास के लिए या व्यापारिक संबंधों के लिए जो 3 जो विनिमय रिलेशन है या आर्थिक गतिविधियाँ वो मानी गई है, जिसमें पहला जो संबंध बनाया या पाया जाता है वो व्यापारिक स्तर के रूप में पाया जाता है, यानी कि देशों के द्वारा जिस तरीके से एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है वो अपनाया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है, जिसके अंदर वस्तुओं का, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे सोना या जवाहरात या अन्य कोई भी पदार्थ हो, जिनके द्वारा जो रिलेशन था वो व्यापारिक स्तर पर उनके साथ है तो रिलेशन है वो कायम हुआ। दूसरा उसमें जो लेबर का प्रभाव है वो माना जा सकता है, जिसमें लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर काम की तलाश में लोगों को रोज़गार है वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाते थे। तीसरा इसमें आ जाता है कि जो पूंजी का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से दूर और
जो दूर इराज के इलाकों तक मुख्य जो निवेश है वो किया जाता था, यानी कि जिस तरीके से व्यापार और पूंजी और श्रम का प्रभाव वो किया जाता था, उसमें जो पूंजी है यानी कि हम एक मनी कमाने के लिए या मुद्रा कमाने की या धन कमाने के हम व्यापार या लेबर का जो कार्य करते हैं, तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों का प्रभाव वो मुख्य रूप से माना गया था। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तु तथा पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही में प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम तीनों प्रवाहों के एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि तीनों को प्रभाव के बारे में अगर रिलेशन और संबंधों के बारे में देखते हैं तो इन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है वो माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम व्यापार या फिर लेबर का जो कार्य या श्रम का जो प्रभाव किया जाता है या पूंजी का विनिमय किया जाता है, अगर किसी भी एक जो कड़ी को हम निकाल देते हैं, यानी कि अगर हम श्रम को निकालते तो व्यापार और पूंजी का जो रिलेशन है वो नहीं बन पा सकता। अगर व्यापार कर रहे हैं, श्रम है और पूंजी नहीं है, तो वो भी एक कनेक्ट है, वो इंटरकनेक्ट नहीं बन पा रहा है। अगर व्यापार नहीं है, श्रम है और पूंजी है, तो उसका तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। यानी कि जब व्यापार होगा तो व्यापार करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को कार्य किया जाएगा उस व्यापार में, तो पूंजी का एक्सचेंज है वो तीनों जो तीनों कड़ी के रूप में एक है वो इंटरकनेक्ट है वो माना जा सकता है। यानी तीनों का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ संबंध है वो माना जा सकता है। अब आ जाता है हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि किस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था का एक पूरे विश्व के अंदर एक देश के द्वारा दूसरे देश के अंदर जो व्यापार है वो किया जाता था, उसकी आवश्यकता किस तरीके से पड़ी। इस विषय को समझने के लिए सबसे औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी मामलों पर आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन भी 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। तो इसमें बताया गया कि मुख्य तौर पे जो औद्योगिकरण के कार्य के रूप में जब हम बात करते हैं तो मुख्य दोनों या किसी भी देश का जो रुझान है वो भोजन के रूप में, यानी कि अपने नागरिकों को भोजन की आवश्यकता के रूप में आत्मनिर्भर बनाना है वो माना जा सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के बाद की बात करें तो मुख्य रूप से जो ब्रिटेन का जो कार्य था वो आत्मनिर्भर या भोजन की प्राप्ति के रूप में आत्मनिर्भर है वो बनना नहीं था। यानी कि विश्व शक्ति के रूप में, जो औपनिवेशिक शक्ति के रूप में जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था थी वो यानी कि शक्तिशाली देश के रूप में गुलाम जो अन्य जो देश थे गुलाम या छोटे देश थे उनको गुलाम में बनाया जा रहा था। तो इस तरीके से उसने आत्मनिर्भर ना प्रणाली चलाते हुए अलग जो जीवन स्तर लोगों का जो प्रणाली वो अलग तरीके से चलाई थी। क्या उसमें परिवर्तन हुए थे, क्या कारण थे, इसके पीछे डिटेल में बताया गया। 18वीं शताब्दी के आखिरी में दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे देश शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ भूस्वामित्व के दौर में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी अब लगा दी थी। जिन कानूनों के सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कारणला कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वह कारणला को फौरन समाप्त है वो कर दे। अब 19वीं शताब्दी का जब बात की जाती है तो ब्रिटेन के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में औद्योगिकरण की वजह से या आबादी की वजह से जो औद्योगिकरण है वो बढ़ रहा था और आबादी की वजह से औद्योगिकरण है वो तेज़ी से फैल रहा था। और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही थी उसकी वजह से देश के अंदर भोजन की जो मांग थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। शहर गाँव के अंदर उद्योग धंधे लग रहे थे, लोग काम की तलाश में उद्योग स्थापित कर रहे थे और काफ़ी जो अन्य देशों के जो लोग हैं, अन्य देशों के जो नागरिकों द्वारा ब्रिटेन के अंदर जो काफ़ी अधिक मात्रा में काम के लिए आ रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कृषि के उत्पादन थे वो काफ़ी महंगे वो हो रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने जो बड़े भूस्वामी या लैंडलॉर्ड थे उनकी तरफ से उनके दबाव में आके सरकार ने मक्का के आयात पर, जहाँ से आता था मक्का जो बाहर से, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ वो लगा दी। जिसकी वजह से जिसको कहा जाता था कोरला, ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए भी आ सकता है।
तो कोरोना लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कीमतें थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़नी शुरू हो गई थी। और सरकार और उद्योगपतियों ने परेशान होकर सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस कारण को समाप्त है वो कर दिया जाए। कारण ला के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटेन किसानों की आदत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए, गाँव से उजड़ कर वे या तो शहरों में गए या दूसरे देशों में जाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको सरकार के द्वारा कारला को बंद जो समाप्त वो कर दिया गया। अब जब समाप्त करने की वजह से क्या हुआ कि जो आयात किया जाता था ब्रिटेन के अंदर मक्या का दूसरे देशों के द्वारा, उसकी कीमत होती थी वो कम होती थी। अब सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु है, अगर हमारे देश के अंदर या हमारे देश के अंदर बनी हुई कोई वस्तु है वो 20 रुपये मिल रही है, उस पर खर्च कर रहे हैं, और वही क्वालिटी की जो चीज़ है हमें 10 रुपये में या 12 रुपये में कोई वस्तु मिले, तो क्या हम 20 वाले लेंगे या 10 या 12 वाले लेंगे? मोस्टली मूवमेंट ये देखा जाता है कि 10 या 12 वाले हम लेने की कोशिश वो करते हैं। जैसा कि आजकल भारत और चाइना के बीच में BMIC के रूप में जो दोनों देशों के बीच में विवाद है वो बढ़ा हुआ है। तो आपको चलो आपको एक ना कमेंट करके बताना BMIC इसका फुल फॉर्म क्या है। BMIC, ठीक है, BMIC इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आजकल भारत और चाइना के बीच में इसका जो प्रयोग है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ जो उनकी जो घरेलू जो खाद्य उत्पादन थे वो लगभग उनका जो बेरोज़गार है वो होने लगे, बड़े भूभागों पर खेती बंद हो गई, बेरोज़गार हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गांव के उजड़ के जो लोग शहरों में आए थे वो दूसरे देशों में जाने लगे या फिर शहर के अंदर विस्थापित है वो होने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन के उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज़ रही थी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों को और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब जिस तरीके से खाद्य उत्पादन की कीमतों में जब गिरावट आई तो जो उपभोग का, यानी कि जब कीमतें कम हो जाती है, मोस्टली इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि जब कीमतें कम हो जाती हैं उन चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल है वो करते हैं। तो वहाँ पर उपभोग की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल की जाने देगी। उद्योगीकरण का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पहले से भी उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, पैसा आने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा थी वो आयात है वो होने लगी। और इस तरीके से जो यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया थे, दुनिया के हर हिस्सों में पेट भरने के लिए जो अन्य देशों के अंदर जगह थी उन ज़मीनों को साफ़ करके वो खेती करने के लिए दूसरे लोग थे या दूसरे देशों के लोग ले, जिसके अंदर पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने जो मक्के की जो आयात है इन ब्रिटेन के अंदर किया जाता था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी शुरुआत कर दी। खेती के लिए ज़मीनों को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेती और इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलना ज़रूरी था। नई नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यकता कि दूसरे इलाकों के लोग यहाँ कर बसे, यानी कि नए घर बनाना, नई बस्तियाँ बनाने भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरी की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। अब विश्व व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि जिस तरीके से पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उनके अंदर जब खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जाने लगी तो उनके लिए ये था कि इन जगहों को बंदरगाह के जो साथ थे उनके साथ जोड़ा जाए, और जिसकी वजह से ही ब्रिटेन के अंदर रेलवे के माध्यम के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पादन है उनका निर्यात है वो किया जा सके। इसके माध्यम से माल उड़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रेलों के लिए बोगियाँ हैं वो बनाई जाती है, बोगी है वो बनाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो कार्य होने लगे। खेती पर काम करने के लिए जो दूसरे इलाकों और उस इलाकों में रहने वाले जो लोग थे दूसरे देशों के अंदर, उनको लेबर ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कृषि करने के लिए लेबर, उनकी फसल कटाई बुआई के लिए उनको लिए जो लेबर की श्रम की आवश्यकता ही उनका प्रयोग अब किया जा सके। अब लेबर चाहिए, काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी कहाँ से आएगी?
तो पूंजी के लिए उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से हम आजकल बैंकों से लोन लेते हैं, तो उस समय उन देशों ने क्या किया, लंदन से लोन लेना, वो वित्तीय फाइनेंशियल सेंटर के रूप में उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। और जिन स्थानों के ऊपर लोगों को लेबर की कमी होती थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर, वहाँ ब्रिटेन से लोग ले जाकर वहाँ लोगों को बसाया जाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके रहने के लिए जगह बनाई जाने लगी। और इस तरीके से क्या हुआ, जो श्रम का प्रवाह होने लगा, यानी कि जो ब्रिटेन के जो कामगार थे वो अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने के लिए वहाँ जाने लगे। तो इसे हम कहते हैं श्रम का प्रवाह, जहाँ एक स्थान पर एक देश या एक स्थान से काम जो नागरिक है वो दूसरी जगह या दूसरी स्थान के ऊपर या देश के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर जाकर देशों में काम करने लगे थे। अब 19वीं सदी की जब यूरोप की बात की जाती है तो कम से कम 5 जो करोड़ लोग हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, मुख्यतः ब्रिटेन से मान लो। और पूरी दुनिया की बात की जाती है तो लगभग 15 करोड़ लोग हैं वो अपने फ्यूचर या ज़िंदगी या कामगार करने के लिए वो घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाकर है वो बसने शुरू हो गए थे। अठारह सौ 90 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रभाव, परिस्थिति और तकनीकी में काफ़ी गहरे बदलाव है वो आ चुके थे। यानी कि जिस तरीके से ये बदलाव या देखे जा सकते हैं उसके माध्यम से काफ़ी 1890 के आसपास ही जो चेंजिंग थे वो देखे जा सकते हैं। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, अब यह काम औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे। ऐसे खेतों में काम कर रहे महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल में रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन द्वीपों के मजदूरों को बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। अब जिस तरीके से भोजन की काम करने के लिए कस्बों और हज़ारों मीलों से जो लोग दूर है वो आने लगे थे काम करने के लिए, और खेतों में काम करने के लिए जो मज़दूर थे उनके काम करने के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो खुद पैदा है वो कर रहे थे। यानी कि जो औद्योगिक मज़दूर थे, जो औद्योगिक में फैक्ट्रियों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले जो मज़दूर थे वो काफ़ी संख्या में खेतों में काम करने के लिए आ गए थे। और इससे पहले जो ये मज़दूर थे वो शायद उनकी जो उनकी पीढ़ियाँ थी वो शायद जंगलों में रहती थी, लेकिन भोजन और काम की तलाश में वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए, यानी कि आयात निर्यात करने के लिए रेलवे की जो ज़रूरत है वो इस्तेमाल किया जाता था। और रेलवे का इस्तेमाल करने के लिए सबसे सरल और सुगम तरीका है वो माना जा सकता है, जिसके अंदर काफ़ी जो तादाद के अंदर जो सामान है या वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों या दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो रेल का नेटवर्क था वो काफ़ी बिछाया जाने लगा एक देश से दूसरे जगह पर, बंदरगाह के ऊपर। और पानी के जहाज़ों का द्वारा भी जो एक देश से दूसरे देश के अंदर जो वस्तुओं का निर्यात है वो किया जाता था। इन जहाज़ों के ऊपर देखा जाता था जिसके ऊपर मुख्यतः दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन जो द्वीप समूह थे वहाँ पर जो मज़दूरों को बहुत कम कीमत पर लाकर काम में करवाया जाता था, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल थे, जो महाद्वीप थे जिसके अंदर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका के जो द्वीप थे, इस पे जो फैसिलिटी थी आज भी हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी जो गरीबी है वो पाई जाती है। तो काफ़ी कम कीमत पर मज़दूर है वो यहाँ से मिल जाते थे, बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नट के बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों पर लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्ती को कैनाल, कैनोनी या नहर बस्ती वो कहा जाती है। इसी के माध्यम से इसमें एग्जाम्पल दिया पंजाब के अंदर कि जैसे आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो उपजाऊ शक्ति है वो या मिट्टी है वहाँ की बड़ी उपजाऊ है, और पानी की व्यवस्था भी कुछ खास तौर पे देखी जा सकती है। तो इसी उपजाऊपन की वजह से जो कैरिबियन द्वीप समूह के अंदर या
हमारे जो ब्रिटिश भारतीय थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ से जो रेगिस्तान या दूसरे इलाकों पर जहाँ जो मज़दूर या काम जो रोज़गार की जो कमी थी, उन लोगों को पंजाब के अंदर लाकर बसा दिया था और उसकी वजह से यहाँ पर काम है करवाया जाता था। और जिन जगहों पर इन लोगों को बसाया गया था उसे कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था, यानी कि नहर के किनारे इन लोगों को जो जीवन यापन रहने के लिए जगह वो बना दी गई थी। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया में भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों को पूरी किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी। 1820 से 1914 के विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि कार्यों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का रहा था। तो जिस तरीके से भोजन की प्राप्ति का एक हमने एग्जाम्पल लिया था, भोजन के काम के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में आ रहे थे, इसी की जो कहानी, इससे रिलेटेड जो कहानी है वो कपास की भी मानी जा सकती है, जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर लोगों के द्वारा जो खेती है वो की जाती थी। और उसका मुख्य करने का जो कार्य था वो ब्रिटिश मिलों का जो प्रोडक्शन कार्य था, उनकी जो कमी थी यानी कि उनकी मांग थी उसको पूरा है वो किया जा सके। इसी तरीके से जो रबड़ की कहानी भी इससे संबंधित है वो मानी जा सकती है, जिसके अंदर विभिन्न जो प्रोडक्शन कार्य के माध्यम के द्वारा लोगों का जो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत है वो बनाया गया था। तो इसी के अंतर्गत अगर 1820 से 1914 के आसपास अगर विश्व व्यापार में अगर इन प्रोडक्शन कार्य की बात देखी जाती विश्व व्यापार में इन प्रोडक्शन कार्य की बात देखी जाती है तो उसके अंदर 25 से 40 गुना की वृद्धि है वो हो चुकी थी। और इस 25 से 40 गुना जो वृद्धि के अंतर्गत जो व्यापार के अंदर जो 60% हिस्सा था वो प्रोडक्शन कार्य के अंदर प्राथमिक प्राइमरी प्रोडक्शन का माना जाता था, यानी कि जिसमें गेहूं और कपास वो कृषि कार्य से संबंधित है और जिसमें कोयल या जो कोयले है वो खनिज पदार्थ है वो शामिल हो जाते हैं। यानी कि 1820 से 14 के बीच में 25 से 40 गुना व्यापार में वृद्धि हुई थी और उस व्यापार के अंदर 60% हिस्सेदार थी वो प्राथमिक प्रोडक्शन कार्य की थी, यानी कि खेती कार्य की थी, जिसके अंदर कपास और कृषि और कोयला उत्पादन है खनन का कार्य वो माना जा सकता है। अब आ जाता है विश्व व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से भूमंडलीकरण में तकनीकी की जो भूमिका वो मानी जा सकती है। इस घटनाक्रम में तकनीक के क्या भूमिका रही, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए उपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए थे। तेज चलने वाली गाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का कार्य बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम कीमत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया वो जा सकता था। अब भूमंडलीकरण विश्व के माध्यम के द्वारा हम तकनीकी की जो भूमिका उसको महत्वपूर्ण माने जो रोल है वो माना जा सकता है। अब जिस तरीके से रेलवे का विकास हुआ, भाप के इंजन का विकास हुआ, टेलीग्राफी का, टेलीफोन का, ये जितने भी बदलाव है ये महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल परिमाप के माध्यम के द्वारा नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रवेश है वो कर गए थे। जैसे आज के वर्तमान समय में अगर बात की जाती है तो आजकल हम किसी को मैसेज करते हैं या तो फ़ोन कर लेते हैं मुख्य रूप से, या फिर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप या मैसेंजर या फेसबुक या जो भी अपनी है वो कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज मिनट या सेकंड के माध्यम के द्वारा इवन के वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति पर्सन से हम जो संपर्क है वो कर सकते हैं। इवन कि आज के समय के अंदर इस कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हो, आप आज के जो आपकी क्लासेज है वो आपकी ऑनलाइन लग रही है। तो ये सारे के सारे बदलाव है। जिस तरीके से रेलवे का, भाप का, टेलीग्राफ का, ये सारे जो प्रोडक्शन हुए थे, टेलीफोन का भी आगे चल कर हुआ था, चल के जो मानी जा सकती है, उसमें काफ़ी जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक जो कारण, उसमें परिणाम के माध्यम के द्वारा एक नई जो प्रोडक्शन कार्य के माध्यम से द्वारा एक नया जो विकास है वो माना जा सकता है। इसके माध्यम के द्वारा जो रेलगाड़ियाँ चलने लगी, बोगियों का भार कम किया जाने लगा, जलपोतों का भार कम किया जाने लगा, दूर दूर दराज के खेतों के अंदर जो बाज़ारों के कम लागत के ऊपर ज़्यादा आसानी से जो सामान था, जो प्रोडक्शन कार्य था वो पहुँचाया जाने लगा, मतलब फीडबैक लिया जाने लगा। तो ये सारे के सारे जो चेंजिंग आ रहे थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमंडलीकरण विश्व बनने की व्यवस्था के रूप में अग्रेसिव थे।
मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर बच जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुत का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रह पाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा हो गया था। यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने की वजह से यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की जाने लगी, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। यानी कि मांस के एक नया एक जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है। जिस तरीके से 1870 के दशक के बाद हम देख सकते हैं, जो यूरोप से जो प्रोडक्शन या निर्यात वो किया जाता था, वो जिंदा जानवरों को भेजा जाता था। और जब इनको जहाज़ से ले जाया जाता था तो मुख्य रूप से या तो जो जानवर होते थे मर जाते थे, या वो जानवर मर जाते थे, या उनका वज़न कम हो जाता था। इस तरीके से जो मांस है या नॉनवेज की प्रक्रिया थी वो ख़राब हो जाती थी, ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी, या बीमार पड़ जाते थे। और काफ़ी लंबे सफ़र के अंदर ये सारी चीज़ें वो एक थोड़ा सा एक बदलाव वो लेके आई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि भूमंडलीकरण की वजह से लोगों ने जो मांस काट कर, इन पशुओं को काट कर मांस है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर पैक करने के बाद जो निर्यात है वो किया जाने लगा। एक तो सबसे कम जगह घेरने लगे, एक जो नॉनवेज है वो ख़राब नहीं होता था। तो ये सारी की सारी नई तकनीकी वजह से जो बदलाव वो देखे जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो रेफ्रिजरेटर से जहाज़ों के द्वारा कम भार के अंदर जो प्रोडक्शन कार्य है वो काफ़ी समय तक ख़राब भी नहीं होता था, जो नॉनवेज है, और लंबी यात्राओं पे इनको इस्तेमाल है वो किया जा सकता। तो ये सारे के सारे जो बदलाव है तकनीकी माध्यम के द्वारा जाने जा सकते हैं। इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों के बजाय उनका मांस यूरोप भेजे जाने लगा। इससे न केवल समुद्र यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए थे। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। उनके पहले सिर्फ आलू और ब्रेड ही होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहारी और शामिल हो गए थे। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति व्यवस्था होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा था। तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि लोग नॉनवेज का प्रयोग अब ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। इनको भेजने के लिए, समुद्री यात्राओं में भेजने के लिए खर्चा वो काफ़ी कम आता था, और काफ़ी कम जगह के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान है वो भेज सकते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे यूरोप के लोगों को पहले नॉनवेज खाने को नहीं मिलता था, जैसे इसमें माना जाता है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उनकी वजह से वो सारे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो पहले मांस नहीं खा सकते थे, जिनकी कीमतें ऊंची थी, मांस की कम कीमत होने की वजह से जो वो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी इन चीज़ों का प्रयोग है वो करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो जीवन स्थिति है, यानी कि बीमार कम होने लगे, थोड़े ताकतवर होने लगे। तो उसकी वजह से उनसे क्या हुआ कि जो साम्राज्यवादी जो दूसरी शक्तियाँ थी या जो शक्तिशाली देश थे जिनके ऊपर वो आक्रमण करने लग गए थे, तो उसकी वजह से इन चीज़ों को समर्थन है वो मिलने लगा। यानी कि गरीब लोग थोड़े से अपनी जीवन स्थिति सुधार के अंदर एक थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है वो आने लगा। अब आगे आ जाते 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद। किस तरीके से जो 19वीं सदी के आसपास जो उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था थी वो देखी जा सकती है। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद आखिरी देशों में बढ़ा और व्यापार में तेज़ी से फैलने लगा था। यह केवल फैलते व्यापार और संबंधता का दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि उपनिवेशवाद जिसमें एक शक्तिशाली देश के द्वारा गरीब देश के ऊपर जो आक्रमण करने के बाद अपने साम्राज्य के अंदर मिला है वो लिया जाता है। तो इस उपनिवेशिक शक्तियों का दौर भी बढ़ने लगा था, इसको नज़रअंदाज है वो नहीं किया जा सकता। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि विश्व के दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप के दशकों में यूरोपीय बीजों की बहुत सारी कष्टदायी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ परिवर्तन आए और उपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित किया जाने लगा। यानी कि जो शक्तिशाली देश थे वो कमज़ोर देशों के ऊपर आक्रमण करने के बाद उनके साम्राज्य को अपने देश के अंदर मिलाने लगे, उसके देशों को मिलाने लगे। इसकी वजह भी उनकी जो आर्थिक सामाजिक जो परिस्थिति थी उसमें काफ़ी चेंज है वो आई, यानी कि गुलाम देश उनको मिला लिया गया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधे लकीर जैसी है, माने उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया। दुर्भाग्यवश यही हुआ कि अफ्रीका पर कब्जे की
कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने के इलाकों में बांटने के लिए प्राय इसी तरीका सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उनको आपस में बांट लिया गया। यानी कि जिस तरीके से हम अफ्रीका के देशों के अंदर बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, यूरोप और एशिया के अंदर आज भी संसाधन या जो रिसोर्स है वो सबसे प्राकृतिक संसाधन कम पाए जाते हैं, इसमें गरीबी है वो यूरोप की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। तो जितने भी ये देश है जो पश्चिमी और यूरोप के जो देश हैं उन्होंने अधिकतर अफ्रीका के देशों के ऊपर जो साम्राज्य स्थापित है वो कर लिया था। और कई बार तो 1885 के अंदर बर्लिन में बैठक करने के बाद अफ्रीका के देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए इन्होंने जो रणनीति तक बना ली थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्र में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मन जैसी उपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आई। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए 1890 के दशक के आखिरी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी उपनिवेशिक ताकत है वो बन गया था। तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस ने काफ़ी अपने क्षेत्र में जो वृद्धि है वो कर ली थी। इसी के अंतर्गत बेल्जियम और जर्मनी जैसी उपनिवेशिक शक्तियों के रूप में जो देश हैं वो भी सामने आए। उन्होंने काफ़ी दूसरे देशों के ऊपर अपने अधिकार क्षेत्र वो बढ़ा लिए थे। स्पेन भी काफ़ी जो क्षेत्र है उन्होंने उपनिवेशिक शक्ति के माध्यम द्वारा अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया था। और 1890 के आखिरी दशक की जब बात की जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी भी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में जो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना शुरुआत है वो कर दिया था। तो इस तरीके से हम ये आपको ये मैप के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग जो देशों के द्वारा जो कब्जे है वो बेल्जियम के द्वारा देखा जा सकता है। और इसमें बताया कि बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिश और स्वतंत्र राज्य है। तो स्वतंत्र राज्य तो बहुत हमें कम ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल एक दो जो देश है वो हमें देखे जा सकते हैं। एक तो ये है और एक ये माना जा सकता है और ये कुछ जो इलाके 2-4 देश ही ऐसे हैं जो स्वतंत्र माने जा सकते हैं। बाकी पूरे दक्षिण अफ्रीका के देशों के ऊपर अलग अलग देशों के द्वारा उपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से जो उन्होंने अधिकार है वो कर लिया था। तो आज का लेक्चर वीडियो लेक्चर हमारा इतना ही। तो आज के लिए बस हमने इतना ही, जिसमें हमने आज के लेक्चर के अंदर तकनीकी की जो रूपरेखा किस तरीके से जो विश्व व्यवस्था का जो उदय है वो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के रूप में हुआ और तकनीकी की भूमिका और उपनिवेशिक शक्ति के माध्यम से दूसरे देशों के द्वारा, शक्तिशाली देशों के द्वारा जो कब्जा है वो गरीबों देशों पर कैसे किया वो जाने लगा। तो इसके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो वीडियो आपको पूरा समझ में आ रहा है। और अगर फिर भी ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो मेरा वीडियो देखकर आपकी 10th की जो SST की जो चैप्टर है वो कंप्लीट है वो अपनी स्टडी है वो कर सकते हैं। इसके साथ मेरे जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। और लेकिन जाने से पहले आपको एक जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपको कमेंट करके उसका आंसर है वो बताना है। तो 18वीं-19वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटिश सरकार ने जो मक्का के ऊपर आयात के ऊपर जो कुछ एक कानून बनाया था, उसे कानून को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के आरंभ में मक्का के आयात पर जो एक कानून है या टैक्स है वो लगा दिया था, जिसके किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।